हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विद यू में। अभी तक हम लोगों ने जो काफ़ी सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आप लोगों की एग्जाम में जो आने वाले हैं सब्जेक्ट हिंदी से रिलेटेड, हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन पढ़ लिए थे। ठीक है, आज हम उसी से आगे के क्वेश्चन जो है वो आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फैक्ट हैं उनको पढ़ने की पूरी कोशिश रहेगी। तो आप लोग क्लास में लास्ट तक बने रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, साथ ही साथ अपने मित्रों को, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड जरूर करें। क्लास के लिंक जो है वो, ठीक है। तो हम बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास आज की। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गद्य साहित्य के बारे में। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या बोल रहे हैं। गद्य साहित्य की विभिन्न विधाएं 16 होती है। गद्य साहित्य की कितनी विधाएं होती है? तो 16 विधाएं गद्य साहित्य की होती है, जिनमें से 6 मुख्य होती है और 10 जो होती है वो गौण होती है। जो मेन है वो कितनी है? 6 और 10 जो होती है वो गौण होती है। ठीक है, अब देखते हैं 16 विधाएं कौन कौन सी होती है, पहले देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहला क्या है? निबंध है। गद्य साहित्य की सबसे मुख्य विधाएं कौन सी? निबंध है। फिर है नाटक हम लोगों का, एकांकी, उपन्यास, कहानी, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, ठीक है, गट गीत, आलोचना, डायरी, भेंट वार्ता, पत्र साहित्य, यात्रा वृत्तांत। ठीक है, अगर इनमें से कुछ भी टॉपिक पे कोई क्वेश्चन बनता है, देखिए यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। निबंध से क्या आशय है, नाटक से क्या समझते हैं आप, नाटक की 2 विशेषताएं लिखिए, एकांकी को संक्षेप में समझाइए, उपन्यास से आप क्या समझते हैं, 2 उपन्यासों का नाम लिखिए, कहानी और एकांकी में अंतर बताइए, जीवनी लेखक के नाम लिखिए, आत्मकथा से क्या समझते हैं, संस्मरण किसे कहते हैं, रेखाचित्र किसे कहते हैं, रिपोर्टाज क्या होता है, गट गीत क्या होते हैं, आलोचना क्या होती है, डायरी वार्ता, डायरी किसे कहते हैं, भेंट वार्ता क्या होती है, पत्र साहित्य से क्या आशय है, यात्रा वृत्तांत के बारे में समझाइए। इससे क्वेश्चन डेफिनेटली 101% यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो आप लोग बिल्कुल इसको डीप में पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, समझ के पढ़ें। ठीक है, बिल्कुल भी इन चीज़ों को जो आप इजीली ना लें। यहाँ से आपको लगभग काफ़ी अच्छे मार्क्स कवर होने वाले हैं आज। तो बिल्कुल एग्जैक्ट अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से इन चीज़ों को समझें। तो हम बिल्कुल स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, समझिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निबंध किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो निबंध जो है परिभाषा देते हैं, निबंध जिस रचना में किसी विषय पर भाव या विचारों को व्यंग से क्रमबद्ध रूप में सुगठित गद्य में प्रस्तुत किया जाता है, उस रचना को निबंध कहते हैं। मतलब निबंध वो होता है जिसमें किसी भी चीज को या किसी भी विषय को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उसके हर एक रचनाओं को, हर एक विधाओं को बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से प्रस्तुत करना, क्रमबद्ध तरीके से जमाना क्या कहलाता है? निबंध कहलाता है। ठीक है, इसके 4 प्रकार होते हैं: भावात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध और विवरणात्मक निबंध। इसको भावात्मक निबंध भी हम लोग पहला पॉइंट में पढ़ चुके हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि संस्मरण किसे कहते हैं। तो संस्मरण क्या कह रहा है कि समय संबंध रहे व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि, ठीक है, क्या कहलाते हैं? संस्मरण कहलाते हैं। मतलब समय संबंध रहे, व्यक्ति रहे, वस्तु रहे, घटना संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं हम लोग? संस्मरण कहते हैं। आगे देखिएगा क्या है? का स्मृति पर आधारित कलात्मक गद्य में किया गया है, आकलन संस्मरण कहलाता है। रेखाचित्र किसे कहते हैं? तो प्रत्येक अनुभव की गाई गई अगति की घटना, स्थिति, व्यक्ति आदि का चित्रात्मक वर्णन में अंक रेखाचित्र कहलाता है। मतलब किसी भी चीज को देखी, आंखों देखी चीजों का प्रस्तुत करना, उसका वर्णन करना, ठीक है, संक्षिप्त विस्तृत वर्णन करना क्या कहलाता है? रेखाचित्र कहलाता है। रिपोर्टाज किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन है। तो रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। अंग्रेजी शब्द रिपोर्टाज से इसका निकट का संबंध है। रिपोर्टाज समाचार पत्र के लिए लिखे जाते हैं। किसके लिखे जाते हैं रिपोर्टाज? तो समाचार पत्रों के लिए लिखे जाते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। इसमें साहित्यिक तत्व नहीं होते। रिपोर्टाज के कलात्मक और साहित्यिक रूप को ही रिपोर्टाज कहते हैं। रिपोर्टाज में कलात्मक और साहित्यिक रूप को ही क्या कहते हैं? रिपोर्टाज कहा जाता है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि पत्र साहित्य किसे कहते हैं। समझना पत्र साहित्य के बारे में कि रचनाशील व्यक्तियों के द्वारा लिखे गए वे पत्र, जो रचना करते हैं उनके द्वारा लिखे गए वे पत्र जिनमें समस्त मानव समाज के हित की, किसके? समस्त मानव समाज के हित की बात लिखी होती है, वे साहित्यिक दर्शन में मूल्यवान हो जाते हैं। वही पत्र साहित्य की कसौटी में आते हैं। मतलब वही पत्र साहित्य कहलाते हैं। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कहानी और उपन्यास में 4 अंतर लिखिए।
तो कहानी और उपन्यास में 4 अंतर इस प्रकार है। पहला है, कहानी लघु आकार की होती है, मतलब कहानी जो होती है वो किस आकार की होती है, थोड़े मीडियम साइज की होती है, जबकि उपन्यास आकार बड़ा होता है, विस्तृत होता है, फैला हुआ होता है। कौन? उपन्यास। बल्कि कहानी जो है वो उपन्यास से थोड़ी छोटी होती है, मतलब लघु आकार की होती है। सेकंड है, कहानी में जीवन के किसी एक अंश का चित्रण होता है, जबकि उपन्यास में जीवन का वृहद चित्रण होता है, मतलब संपूर्ण चित्रण होता है। ठीक है। थर्ड क्या है, कहानी में प्रारंभ से अंत तक भाव सघनता बनी रहती है, जबकि उपन्यास में कई सघन स्थल सघन प्रभावी नहीं होते हैं। कहानी लगभग आधे घंटे में पढ़ ली जाती है, जबकि उपन्यास दीर्घकाल में पढ़े जाते हैं, मतलब काफी लंबे समय में पढ़े जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आत्मकथा की परिभाषा लिखिए तथा एक प्रसिद्ध आत्मकथा का नाम लिखिए। तो आत्मकथा में लेखक स्वयं अपने जीवन यात्रा पूरी आत्मीयता से व्यवस्थित रूप में पाठक के सम्मुख रखता है। किसमें? आत्मकथा में। ठीक है। महात्मा गांधी की सत्य के प्रयोग प्रसिद्ध आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेखा चित्र किसे कहते हैं? शब्दों की कलात्मक रेखाओं द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना के बाह्य और आंतरिक स्वरूप का शब्द चित्र अंकित किया जाता है। महादेवी वर्मा जो प्रसिद्ध रेखा चित्रकार है, प्रसिद्ध रेखा चित्रकार हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का, संस्मरण की परिभाषा लिखिए तथा एक प्रसिद्ध संस्मरण लेखक का नाम बताइए। तो संस्मरण में लेखक अपने अनुभव की वस्तु, व्यक्ति अथवा घटना का कलात्मक विवरण अपनी स्मृति के आधार पर प्रस्तुत करता है। रामवृक्ष बेनीपुरी प्रसिद्ध संस्मरण लेखक हैं। ठीक है। यात्रा वृत्तांत देखते हैं क्या कह रहा है कि यात्रा वृत्तांत वह विधि है जिसमें लेखक किसी विशेष स्थल की यात्रा का ऐसा सजीव वर्णन करता है कि पाठक पढ़कर ही ऐसा अनुभव करने लगे जैसा वह उसी स्थान के सारे दृश्य स्वयं देख रहा हो। राहुल सांकृत्यायन एक प्रमुख यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत मतलब आप कहीं घूमने गए, वहां आपने जो भी चीजें अनुभव की, ठीक है, उसको आप बिल्कुल हूबहू वैसा प्रस्तुत कर रहे हैं जैसा रियलिटी में हम वहां पे उपस्थित हैं, अवेलेबल हैं। उसको क्या कहते हैं? यात्रा वृत्तांत। मतलब जिसको पढ़ के पाठक या श्रोता को मान लो ऐसी अनुभूति होती है कि वो बिल्कुल रियलिटी में उस सच्चाई को फील कर रहा है या महसूस कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? यात्रा वृत्तांत कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय युग के 2 लेखकों के नाम लिखिए। तो प्रताप नारायण मिश्र और चौधरी बद्री नारायण प्रेमगंध। ठीक है, 2 नाम आपको याद रखना है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, समझिएगा थोड़ा सा। हम अगला क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए लेके आए हैं साथ में। ठीक है, हम पूरी ग्रामर पूरा हिंदी कंप्लीट करने वाले हैं आज के वीडियो में। ठीक है, निम्नलिखित कारणों से भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। पहला है लोक मंगल तथा समन्वय की भावना। भक्ति काल में क्या थी? तो भक्ति काल में लोक मंगल तथा समन्वय की भावनाएं थी। सेकंड है भक्ति भावना की प्रधानता। भक्ति काल में किसकी प्रधानता थी? तो भक्ति काल में भक्ति भावना की प्रधानता थी। थर्ड है स्वांत सुखाय काव्य साधन। मतलब भक्ति काल में क्या है? स्वयं की सुख के काव्य साधन जो है वो जिनकी भावनाएं थी। अगला चौथा है भाव एवं कलात्मक पक्ष का मणिकांचन प्रयोग किया गया था। मतलब हर एक काव्य में क्या था? भाव स्पष्ट दिखाई देते। कला पक्ष मतलब काफी सारे कलात्मक चित्रणों का प्रस्तुतन किया गया था, प्रकृतिकरण किया गया था, प्रस्तुतिकरण किया गया था। काई से? मणिकांचन योग से किया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पांचवा क्या कह रहा है कि निराशा में आशा का स्वर्णिम प्रकाश किसमें दिखा था? तो भक्ति काल में निराशा में आशा का स्वर्णिम प्रकाश देखने को हम लोगों को मिला था। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हम लोगों का कि भक्ति काल की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए उस काल के 2 कवियों के नाम लिखिए। तो भक्ति काल की विशेषताएं निम्नलिखित है। ईश्वर भक्ति पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है गुरु महिमा। तीसरा है सादा जीवन। चौथा है समन्वय की भावना। पांचवा है हम लोगों का राज्यश्रय में से मुक्ति। छठा है विविध रसों का परिपाक। ठीक है, प्रमुख 2 कवि कौन कौन से? तो तुलसीदास और सूरदास जो है वो भक्ति काल के प्रमुख 2 कवि माने जाते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? तुलसीदास जी जो है वो राम भक्ति के हैं, सूरदास जी जो है वो कृष्ण भक्त हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा भक्ति काल से इंपोर्टेंट 4 क्वेश्चन आप लोगों के सामने अवेलेबल है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। भक्ति काल के निर्गुण प्रेम मार्ग की शाखा की 4 विशेषता लिखी थी। इस शाखा के 4 विशेषता इस प्रकार है। इस काल के काव्य में कला पक्ष के अतिरिक्त भाव पक्ष भी सबल है। प्रमुख छंद दोहा, सोटा एवं चौपाई का प्रयोग किया गया है। ठीक है, थर्ड क्या बोल रहा है? अवधी और फारसी भाषा का प्रयोग है तथा मसनवी शैली है। किसमें? भक्ति काल में। चौथा क्या बोल रहा है? कवि कुतुबुद्दीन मंजन एवं जायसी ने प्रेम गाथाओं को काव्य रूप में गुथ लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग का कि रीतिकाल का नाम लिखिए, रीतिकाल क्यों पड़ा, इस युग की कोई 3 प्रवृत्तियों को समझाइए। तो नामांकन का कारण, कवियों ने रीति अर्थात संस्कृत साहित्य के लक्षण ग्रंथों की बंधाई लीक का अनुसरण किया था, किसमें, रीतिकाल में किया था। ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप रिद्धिबद्ध रचनाओं के लेखन के फलस्वरूप इस काल को रीतिकाल नाम से जाना गया। मुख्य प्रवृत्तियां विशेषताएं, इसकी मुख्य प्रवृत्तियां कौन कौन सी। पहला क्या है, इस युग के कवियों ने श्रृंगार का सजीव चित्रण किया है, मतलब जीता जागता चित्रण करना, किसमें, रीतिकाल में। ठीक है, नायिकाओं के हाव भाव का वर्णन रोचक है। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, राजाश्री सिद्ध होने के कारण कविता भरण पोषण और धन प्राप्ति का साधन बनी है। अगला थर्ड वाला क्या बोल रहा है कि इस काल में सांसारिक सुख का प्राधान्य था, यह समय विलास और समृद्धि होने के कारण था। जीवन क्षणभंगुर है, अतः जितने दिन सुख योग भोग सके उतना ही अच्छा है। मतलब इस काल में वैसे बोला गया था कि जितने दिन आपको सुख आता है उतना अच्छा है। आप लोग भी जो है वो आज के समय में जो है वो सुख की कामना ना करें, आपका जीवन जैसा व्यतीत हो रहा है वैसा आप उसको व्यतीत करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि छायावाद की 4 विशेषताएं लिखिए तथा प्रमुख छायावादी कवियों के नाम लिखिए। डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद के शब्दों में क्या कह रहे हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। काफी पुरानी परिभाषा है, जब हम लोग पढ़ते थे तब भी परिभाषा हम लोगों ने याद की थी। तो क्या कह रहे हैं नागेंद्र प्रसाद जी कि छायावाद जो है वो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह करते हैं भैया। ठीक है, एक परिभाषा में एक और परिभाषा में दिया आप लोगों के लिए, आप इसको डिफरेंस को पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम लोग उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम लोगों को बिल्कुल फटाफट आगे बढ़ना है, काफी सारा हम लोग का आज कवर करना है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है हम लोग का विशेषता इसकी कि सौंदर्य तथा प्रणय भावनाओं का प्राधान्य था। काय में, छायावाद में सौंदर्य और प्रणय भावनाओं का प्राधान्य देखने को मिलता है। सेकंड क्या है, भाषा में लाक्षणिकता तथा वक्रता की प्रमुखता है, किसमें, छायावाद में। तीसरा क्या है, भावार्थ निरूपण के प्रस्थान पर स्वानुभूति निरूपण की प्रमुखता है, किसमें है, छायावाद में। चौथा क्या बोल रहा है, प्रकृति का सजीव सत्य के रूप में चेतन तथा प्रकृति पर कवि द्वारा अपने भावों का आरोपण किसमें दिखाई देता है, तो छायावाद में दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रयोगवादी कवियों की विशेषताएं लिखिए। 4 विशेषताएं लिखनी है हम लोगों को। तो प्रयोगवादी कवि द्वारा मार्क्सवादी प्रभाव परिलक्षित दिखता है। प्रयोगवाद में किसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है, तो मार्क्सवादी प्रभाव परिलक्षित दिखाई देता है। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, इस काव्य में सजग एवं गहरी पीड़ा का बोध होता है, किसमें, प्रयोगवादी काव्य में। ठीक है, चौथा क्या बोल रहा है कि प्रयोगवादी कविता भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता पर विशेष बल देती है। प्रयोगवादी काव्य में भावुकता के बजाय बौद्धिकताओं पर विशेष बल दिया गया है। चौथा क्या है, फ्रायड के काम सिद्धांत को सर्वोपरि रूप से स्वीकार किया गया है। प्रयोगवादी काव्य में फ्रायड के काम सिद्धांत को सर्वोपरि मतलब मेन इंपॉर्टेंट स्थान जो है वो प्रदान किया गया है या स्वीकार किया गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन हम लोगों का कि प्रगतिवादी कविता की 4 विशेषता लिखी। हमने पढ़ी हम लोगों ने प्रयोगवादी की, पढ़ रहे हैं प्रगतिवादी की। प्रगतिवादी काव्य में दिनहीन श्रमिकों तथा पद दलित मानव का सजीव चित्रण किया, मतलब लोगों के ऊपर जो शोषण किया गया था उसका बिल्कुल जीता जागता भी इसमें चित्रण किया गया। किसमें, प्रगतिवादी में, ना कि प्रयोगवादी में, प्रगतिवादी। ठीक है, सेकंड देखते हैं, मजदूरों के प्रति शोषण के प्रति विद्रोह के स्वर है, मतलब जिन व्यक्तियों पर शोषण किया जाता, अत्याचार किया जाता, उनके खिलाफ आवाज उठाई गई थी। किसमें, प्रगतिवादी में, मतलब देश का विकास किया गया था, है ना। तीसरा क्या है, प्रगतिवादी काव्य की भाषा जन सामान्य की सरल एवं सामान्य भाषा है। ठीक है, किसकी, प्रगतिवादी काव्य की भाषा। चौथा है, मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। किसमें, प्रगतिवादी में, और प्रयोगवादी में उसको स्वीकारा गया था, और दिखता किसमें है, तो प्रगतिवादी में दिखता है। ठीक है, आगे देखते हैं लोग क्या है कि काव्य की परिभाषा में उनके भेद। कविता वह साधन है जिसके द्वारा सृष्टि के साथ मनुष्य के सजात्मक संबंध की रक्षा और निर्वहन होता है। कविता के बाह्य रूप के निर्धारण में निम्नलिखित रूपों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। पहला है लय, तुक, छंद, शब्द योजना, काव्य यात्रा, अलंकार, काव्य बोध। ठीक है, परिभाषा का देखते हैं तो इसके आगे देखेंगे। ठीक है, अब इसके देखिए काव्य के कितने हैं, तो एक होता है दृश्य काव्य, एक होता है श्रव्य काव्य। ठीक है, फिर हम देखते हैं भैया, तो देखो दृश्य काव्य को 2 प्रकार है, नाटक और एकांक की। श्रव्य काव्य की 3 है, पद्य, गद्य और मिश्र। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो भैया देखते हैं हम लोग क्या है, तो प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। ठीक है, प्रबंध काव्य के फिर 2 देखते हैं हम लोग, तो क्या है, महाकाव्य और खंड काव्य। और
भी देखने को मिल सकते हैं आगे। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं श्रव्य काव्य किसे कहते हैं। ठीक है, श्रव्य काव्य देखते हैं हम लोग। श्रव्य काव्य क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इसमें, कि श्रव्य काव्य जिस काव्य को पढ़कर या सुनकर आनंद लिया जाता है वह श्रव्य काव्य कहलाता है, जैसे कविता पढ़ना लिखना आदि। ठीक है, जिस काव्य को पढ़कर या सुनकर आनंद की अनुभूति होती है, आनंद लिया जाता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, श्रव्य काव्य हम लोग कहते हैं। आगे देखते हैं अगला क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। दृश्य काव्य, दृश्य काव्य वह काव्य जिसमें आंखों से देखना और कानों से सुनते हैं वह दृश्य काव्य कहलाता है। इसको आंखों से देख भी सकते हैं और कानों से सुन भी सकते हैं, वो क्या कहलाता है, दृश्य काव्य हम लोग का कहलाता है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। प्रबंध काव्य क्या है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा लोड लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, प्रबंध काव्य क्या है, कि प्रबंध काव्य उस काव्य रचना को कहते हैं जिसकी कथा श्रृंखलाबद्ध होती है। जिसकी कथा कैसी होती है, एक श्रृंखलाबद्ध होती है, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से होती है, उसको हम लोग प्रबंध काव्य कहते हैं। जैसे कि छंदों एवं संबंध पूर्ण पर होता है, इसमें घटना क्रिया आदि का वर्णन होता है बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से। ठीक है, महाकाव्य देखते हैं, महाकाव्य क्या कह रहा है हम लोग का भैया। तो इस काव्य के अंतर्गत किसी व्यक्ति विशेष के समस्त जीवन की कथा होती है। किसमें, महाकाव्य में किसी व्यक्ति विशेष के समस्त जीवन की, पूरे जीवन काल की घटनाओं को शामिल किया जाता है, वो कहता है महाकाव्य। ठीक है, घटना चक्र में विभिन्न परिस्थितियों का भी उल्लेख किया जाता है। ठीक है, नायक के जीवन का पूर्ण विवरण होता है। नायक मतलब कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति। ठीक, प्रमुख महाकाव्य कौन कौन से हैं, तो रामचरितमानस किसने लिखा था, गोस्वामी तुलसीदास ने। कामयानी किसने लिखा भैया, तो जयशंकर प्रसाद ने। ठीक है, अगला देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर ने क्या लिखा है, तो उर्वशी किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर के। 3 महाकाव्यों के नाम मैंने आपको बताए। एग्जाम में डेफिनेटली 2 महाकाव्यों का नाम बोर्ड एग्जाम वाला पूछता है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, याद अच्छे से करिएगा और बिल्कुल याद करके ही जाइएगा, ताकि कल के पेपर में हम लोगों के एक भी क्वेश्चन ना छूटे और 100 आउट ऑफ 100 नंबर हम लोगों के आसानी से आए। ठीक है, अगला देखते हैं खंड काव्य किसे कहते हैं। ठीक है, देखिएगा, खंड काव्य में जीवन के किसी एक भाव या अंश का, एक घटना अथवा एक चरित्र का चित्रण किया जाता है। खंड काव्य अपने आप में एक पूर्ण रचना है, उसे खंड काव्य कहा जाता है। प्रमुख खंड काव्य कौन कौन से, पंचवदी, ठीक है, जयचंद, ठीक है, सुदामा चरित, पार्थिक, ठीक है, हल्दी घाटी, ये प्रमुख खंड काव्य है हम लोग। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है, मुक्त काव्य। बिल्कुल आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग, बिल्कुल फास्ट रिवीजन करेंगे, फटाफट तैयारी करेंगे हम लोग, हमारे पास समय बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, मुक्त काव्य क्या है, मुक्त काव्य में एक अनुभूति, एक भाव और एक ही कल्पना का चित्रण होता है। मुक्त काव्य की भाषा सरल व स्पष्ट होती है, वर्णन विषय अपने आप में पूर्ण होते हैं, इसका प्रत्येक छंद स्वतंत्र होता है। मुक्त काव्य का प्रत्येक छंद स्वतंत्र होता है, इसकी रचनाएं सरल होती है, काल्पनिक होती है, चित्रमय होती है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग हमारा, तो क्या बोल रहा है अगला, कि काव्य की परिभाषा आचार्य विश्वनाथ क्यों अनुसार रसात्मक वाक्यम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य कहलाता है। क्या कहे, रसात्मक वाक्यम काव्यम, किसने कहा था, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मक वाक्यम काव्यम रस की परिभाषा है। ठीक, सही, काव्य की परिभाषा है, अर्थात रस मुक्त काव्य ही काव्य कहलाता है। रस युक्त बोल रहा है, वो जिसके अंदर रस होता है वही काव्य कहलाता है। छंद की ओर बढ़ते हैं आगे फटाफट हम लोग हमारे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, छंद देखते हैं क्या बोल रहा है, कि छंद की परिभाषा है, छंद का अर्थ देखते हैं। छंद किसे कहते हैं, क्वेश्चन बन सकता है। तो छंद का अर्थ होता है कि बंधन युक्त रचना के पद कहते हैं, छंद कहते हैं। छंद वह रचना है जो वर्ण अथवा मात्रा की संख्या से नियमित होती है, जिसमें वर्ण और मात्रा की संख्या निश्चित होती है। क्या कहलाते हैं, छंद कहलाते हैं हम लोगों के। विभिन्न अंग देखते हैं हम लोग, तो छंद के विभिन्न 6 अंग, वर्ण, मात्रा, पद या चरण, यति, गति, तुक। ठीक है, छंद के प्रकार कितने होते हैं, छंद के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं, वार्णिक छंद और मात्रिक छंद। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर बोलते हैं वर्णिक छंद को पढ़ते हैं, जिन छंदों की रचना वर्णों की गणना के आधार पर होती है उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं। जिनकी रचना वर्णों के आधार पर होती है वो क्या कहते हैं, वर्णिक छंद कहते हैं, मतलब जिनमें वर्णों की गिनती होती है वार्णिक छंद कहते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, कवित्व और सभी, ये 2 वर्णिक छंद हैं। मात्रिक छंद देखते हैं, तो जिन छंद की रचना मात्राओं की गणना से होती है उनको मात्रिक छंद कहते हैं। मात्रिक छंद के अंग कौन कौन से, तो दोहा, सोटा, चौपाई और रोला। ठीक है, मात्रिक छंद के जो है वो अंग होते हैं। अब हम मात्रिक छंद के अंग देखते हैं। दोहा छंद क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा थोड़ा सा। ठीक है, दोहा छंद क्या कह रहा है, कि यह असमय मात्रा छंद है, इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13 तरह मात्रा होती है। दोहा के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती है, 13 मात्राएं होती है, तथा दूसरे व चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। ध्यान दीजिएगा, पहले और तीसरे चरण में विषम संख्या आएगी और पहले और दूसरे चरण में सम संख्या आएगी। ठीक है, इसके विषम चरण के आरंभ में। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग।
क्या बोल रहा है, जगन नहीं होते चाहिए तथा सम चरणों के अंत में गुरु लघु होना चाहिए। उदाहरण आप लोगों के सामने आप लोग पढ़ सकते हैं आसानी से उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला देखते हैं सोरठा छंद हम लोग हमारा। ठीक है, सोरठा छंद क्या कह रहा है कि यह अर्थ सम मात्रिक छंद है। प्रथम और तृतीय चरण में सम मात्रा होती है, मतलब 11-11 मात्रा होती है, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में के अंत में गुरु लघु आते हैं। पहले और तीसरे चरण में सोरठा में क्या होती है, 11-11 मात्रा होती है, और द्वितीय चतुर्थ चरण के अंत में लघु और गुरु आते हैं। ठीक है, दोहा आते हैं, और कहीं तुक भी मिलती है। किसमें, सोरठा में। यह दोहे का उल्टा होता है। सोरठा जो होता है वो दोहे का उल्टा होता है। क्यों, हमने पढ़ा भैया अभी कि जो है भैया वो दोहा जो है उसमें क्या है, 13-13 मात्रा आती है पहले और तीसरे में, और दूसरे और चौथे में क्या आती है, 11-11 मात्रा आती है। और सोरठा में पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा आती है, और दूसरे और चौथे चरण में लघु और गुरु आते हैं, और तुक का भी प्रयोग देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं फटाफट हम लोग। इसी एग्जाम्पल आप इसका पढ़ लेना, उदाहरण पढ़ लेना आप लोग। इसका समय कम है, रिविजन जल्दी करना है हम लोगों को, फास्ट रिविजन करने बिल्कुल। चौपाई छंद, यह एक सममात्रिक छंद है। इसे में 4 चरण होते हैं और चरण में मात्राएं होती है, किंतु इस बात का ध्यान रखा जाता है कि अंत में गुरु अवश्य होंगे। इसके चरणों में 16 मात्राएं होती है। चौपाई में कितनी मात्रा होती है, 16 मात्राएं चौपाई में होती है। आगे बढ़ते एग्जाम्पल इसका देख सकते हो आप लोग। अगला क्या है, रोला छंद। रोला छंद पढ़ते हैं भैया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है और 13 मात्राओं पर यति होती है। अंत में 2 गुरु वर्णों का होना आवश्यक माना, परंतु यह अनिवार्य नहीं है। ठीक है, उदाहरण एग्जाम्पल आप लोग पढ़ सकते हैं। हम क्लास को यहीं खत्म कर रहे हैं। इसके बाद आप लोगों के लिए शाम को एक और इम्पोर्टेंट क्लास लेके आने वाला हूं, बिल्कुल आप क्लास से जुड़े रहना। इसके आगे से ही मैं शाम को स्टार्ट करने वाला हूं। और हाँ, मैं आपको पहले ही बोल दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मॉर्निंग में एग्जाम के पहले आपको लगभग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करवाने की कोशिश मेरी 100% रहेगी। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल भी आप लोग इस चीज को मजाक में ना लें, अच्छे से पढ़ाई करें, बिल्कुल अच्छे से नंबर लाएं। आपकी रैंक आपके सब्जेक्ट से ही बनेगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।